भारत का गौरव, बिहार की पहचान, भागलपुर की जान, टीटीए भागलपुर। आइए मित्रों, 27 दिसंबर 2021 शिरडी पे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रथम पत्र 1 to 5 के प्रश्नों को देखते हैं। आइए मचाते हैं तहलका माय स्वीट डियर रसगुल्लाज। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या है? बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। तो विकास क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट केवल गुणात्मक मतलब नहीं होगा, केवल मात्रात्मक नहीं होगा। गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं, है ना। क्वालिटेटिव और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होती है। विकास जो होता है ना, शारीरिक बोले तो मात्रात्मक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक, राष्ट्रीय गुण, देश प्रेम, नैतिक गुण सब कुछ आते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव होता है। PCMSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, इमोशनल। तो हमारा दोनों हो जाएगा। कई बार तो पूछा गया प्रश्न है कि क्या होता है? आनुवांशिकता होता है और साथ ही साथ वातावरण का मिला जुला प्रभाव होता है। तो 3 नंबर उत्तर। नेक्स्ट कहता है फाइन मोटर स्किल। हाँ, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म छोटी छोटी मांसपेशियों पर भी बच्चा कमांड कर लेता है, लेकिन शुरू में तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है ना। स्थूल गतिक कौशल, पूरा भुजा हिलाता है बच्चा, पूरा माथा हिला पाता है। जैसे पूरा भुजा हिलाता है, तब फिर उसके बाद जो है केहूनी, तब पूरे हथेलियों को, तब जाकर के पूरे हथेलियों और एक एक उंगलियों पर तब कमांड पाता है, छोटी छोटी मांसपेशियों पर। तो सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि लिखना, कूदने में, दौड़ने में, तैरने में तो बड़ी मांसपेशियां अर्थात ग्रॉस मोटर स्किल होता है। स्थूल गतिक कौशल यहाँ तो सूक्ष्म पूछा जा रहा है। और लिखना, छोटा बच्चा पहले देखे होंगे दोस्त, पहले पूरा कलम पकड़ के आपका हमारा कॉपी किताब गिजा गिजी करता था कि नहीं? मम्मी लिख दिया, गीज दिया, एकदम कॉपी पे पॉटी पॉटी कर दिया। फिर उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल में बच्चा दोनों तीनों उंगलियों से, अंगूठों से कलम को पकड़ता है, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल आता है लिखना ना जी। नेक्स्ट, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण यानी सेंसिटिव। हाँ, संवेदनशीलता का मतलब क्या बताया था? जागरूक होना, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस होना अर्थात व्यक्ति में, बच्चे में विशिष्ट क्षमता आ गई है, उसका उत्थान का इष्टतम चरण अर्थात ऑप्टिमल पीरियड फॉर पार्टिकुलर कैपेसिटी टू इमर्ज एन इंडिविजुअल। यानी अकेले ही बच्चे में, विशिष्ट रूप से बच्चे में ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है जिसमें बच्चे जागरूकता को प्राप्त कर लेते हैं। जागरूकता अर्थात संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखें, कहता है समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह यानी कि पीयर, कोलैबोरेटिव लर्निंग ना। तो क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के तहत ना आता है। बने समकक्षी मतलब दूसरा बच्चा जिससे वो सीखता है, दोस्त मुहिम, 4 गो दोस्त एकदम होशियारी करता है अपने उम्र का, या फिर उम्र से बड़ा भी जो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, वो सब भी समकक्षी है। तो टीचर से पूछने में डर भी लगता है, लेकिन समकक्षी जो है ना एक दूसरे बच्चे से सीख सकता है जानकर बेहतर ढंग से। तो पीयर, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं सहयोगात्मक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो सामाजिक गतिविधि और समाजीकरण क्या होता है? समाज के द्वारा बनाए गए नियम। बेटा दूध पी लो, बॉडी बन, अच्छी बातें सिखाते हैं बच्चे को, समाज के नियम को ढाल देते हैं। अर्थात दांत काटना बुरी बात है, नाक में उंगली लेना बुरी बात है, बेटा 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 अनाज बर्बाद नहीं करते हैं, अरे पानी बंद करो, पानी की बर्बादी हो रही है। ये सब सोशलाइजेशन ही तो है, समाज में ढाल देना, समाज के नियम कानून मापदंड में। तो कहता है समकक्षी समूह, हालांकि दोस्त, मुहिम, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार यह भी प्राथमिक ही होते हैं समाजीकरण के, लेकिन यहाँ प्राथमिक तो नहीं है, तो द्वितीयक समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर हो जाएगा।
क्यों? बाकी सब विकल्प गलत है, देखिएगा। अच्छा, पहला जो समाजीकरण का होता है प्रथम, वो होता है परिवार। परिवार में ज़्यादा संपर्क में रहता है बच्चा सबसे पहले तो बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। बाप रे, कोई भूमिका होती ही नहीं है दोस्त मुहिम की। दोस्त कजली करनी बबितिया सुनीतिया रमरतिया छंगुड़िया नन्हकी जोगिंद्रा हैं लुतनिया, कोई भूमिका नहीं होती। गलत बात है ना, भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु यानी छोटी भूमिका होती है और निरर्थक होती है। निरर्थक, नॉट मीनिंगफुल, ये भी गलत ना। सार्थक होती है, निरर्थक नहीं। द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? एक बच्चा परिवार में बड़ा होता है, पैदा होता है, प्रथम समाजीकरण, फिर उसके बाद द्वितीयक समाजीकरण में समकक्षी पीयर ग्रुप, तो क्यों नहीं होगा? बेहतरीन 1 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था उपावस्था मैंने सब स्टेज लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया 3 गो स्टेज, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, 13 से 16, हाँ, पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर उसके बाद पश्चिम परंपरागत, उत्तर परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और तीनों का दो गो उप अवस्था है, सब स्टेज। सब स्टेज है। बोले तो कौन कौन? सापेक्षतावादी उन्मुक्ता सिद्धांत, फिर उसके बाद दंड एवं अनुशासन, फिर उसके बाद अच्छा लड़का अच्छी लड़की, फिर उसके बाद है आपका जो है कानून एवं क्रम अभिविन्यास, कानून एवं क्रम विन्यास। तो यहाँ पर कानून क्रम सरोकार और आत्मबोध, जिसके अंतर कानून एवं क्रम अभिविन्यास के अंतर्गत सामाजिक सरोकार यानी समाज के द्वारा बनाया गया जो नियम है, कानून है, क्रम, तो उसका आत्मबोध, फीलिंग होता है मेरे लिए क्या सही है नहीं सही है। तो हमारा तो यही होगा उत्तर। अच्छा, तीसरे चरण का उपावस्था होता है सामाजिक संविदा अभिविन्यास, और दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक परकता। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास। तो ये 6 उपावस्था हो गए। यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज ऑफ कोहलबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। अब इंस्ट्रूमेंटल आ गया, ये तो पहले का है ना, सापेक्षतावादी उन्मुक्ता सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब यूनिवर्सल तो तीसरे का है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ तो आपको पूछ रहा है कि किसका? पारंपरिक यानी बीच वाला जो 10 से 13 वर्ष का है, उसमें तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा कानून एवं क्रम अभिविन्यास चलता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो कन्वेंशनल स्टेज मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा, मॉरलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, संविदा। तो संविदा किस में जाएगा? तीसरी अवस्था में ना, राइट एंड लॉ। मॉरलिटी कैसी? अनुबंध, नैतिकता एवं अधिकार कानून। तो ये आपका चला जाएगा सार्वभौमिक नीति परक, नीति शास्त्रीय अभिविन्यास, संविदा अभिन्यास में, तीसरे का दूसरा चरण। तो हमारा 4 नंबर होगा सामाजिक यानी कि कानून एवं क्रम। कानून किसने बनाया? समाज ने ना बनाया। सामाजिक सरोकार, सोशल कंसर्न है, ये समाज का मुद्दा है। और आत्मबोध, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, कॉन्सेंस। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की में कॉन्सेंस नहीं, दूसरों की वाहवाही लेने के लिए, दूसरे हमें देते हैं स्वीकृति, इसीलिए हम करते हैं कार्य। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में यही होता है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, समायोजन घटित होता है जब, एकोमोडेशन घटित होता है जब, कब? तो आपका देखें, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करते हैं। बच्चा का जो अनुभव है वो पूर्व नॉलेज है, तो पूर्व अवधारणा या स्कीमा या प्रत्यय संप्रत्यय और वर्तमान स्कीमा में मिला लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण। यानी पूर्व अवधारणा अनुभव और वर्तमान में जो अनुभव है, दोनों को सम्मिलित करना, मिक्स कर लेना, हाँ, ये तो एजिमिलेशन कहलाता है। आत्मसातीकरण, सातनीकरण, एजिमिलेशन। यहाँ तो एकोमोडेशन है, समायोजन। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके, बदलाव करके, सुधार करके नया अनुभव ले लेते हैं। मैंने पुरनकी वाली को छोड़ दिए, नईकी वाली को ले लिए। XGF चल गई रविया के साथ और हम पुरनकी वाली को छोड़ के नईकी ले लिए। क्या हो गया दोस्त? एडजस्टमेंट, समंजन या एकोमोडेशन, समायोजन।
अब पुरनकी वाली या नईकी वाली दोनों कहते दोनों गोतनी साथे रहबै, मिला लेना, तो वो पहला होगा एजिमिलेशन, सातवीकरण या आत्मसातीकरण। और सुनिए इनकल्सन, समावेशन। जब पहले की वाली पे ही इतने जलवे फजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं, ओ महेंद्र कपूर का वो गाना याद आता है कि पहले वाली जो है उसी को लेके चले रहे, नईकी कितनी आई आंख उठा के देखे नहीं। हाँ? यानी पूर्व जानकारी जस के तस एज इट इज बने रहना, नया जानकारी के कारण परिवर्तन नहीं होना, कहलाता है समावेशन, इनकल्सन। तो बच्चे अपनी स्कीमा को संबंधित खंडों में बांट देते हैं। नहीं बच्चे अपने मूर्त ध्यान देना नहीं साहब, दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूल के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो आप देख पा रहे हैं 4 लाल है तो नीला फूल ना अधिक है 12 गो, तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल अधिक है। तो बच्चा तो सही बोल रहा है ना। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। इंग्लिश में पढ़ें। A 5 years old child is shown 16 flowers, 4 of which are red and 12 are blue. When a 5 years old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. Blue ज़्यादा हैं. According to Jean Piaget theory, the reason for this is that the child is yet to master. कहता है the reason for this that माने इसका कारण है the child is yet to, अभी तक मास्टर है। क्या है? मास्टर है किसमें? श्रेणीबद्ध वर्गीकरण कर पा रहा है बच्चा। और यहाँ पर देखिए नहीं दे दिया है जो कि है गलत। इंग्लिश में देखिए नॉट नहीं है और हिंदी में नॉट दे दिया है दोस्त। आप हिंदी में पढ़िएगा तो यह उत्तर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में पढ़िए आप जरा सा, यहाँ पे नॉट दे दिया गया है दोस्त हिंदी वाले पार्ट में, और इंग्लिश वाले पार्ट में नहीं है नॉट। तो इंग्लिश में पढ़ के समझिए, आपको मिलेगा कि बच्चा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण यानी कि मूर्त अवस्था 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है। हाँ जी, मिस प्रिंट बहुत किया है सीटेट आयोग वाला, वो फोटो को मैंने प्रिंटिंग वाला, नॉट एकरा में नहीं। हम हो कहे ऐसा कहीं नहीं होगा, मिलिए ना रहा है नहीं तो। चलिए आगे बढ़िएगा। क्रमबद्धता क्यों नहीं होगा दोस्त? चूंकि यह क्रम नहीं है कि 2 4 6 आगे क्या होगा 8 होगा। ऐसा प्रश्न होता संख्या संबंधी पैटर्न, संख्या श्रृंखला, तब मारते क्रमबद्धता, सीरिएशन सीरीज वाला। तो आपने समझ लिया, हिंदी में नॉट दिया गया है, अंग्रेजी में नॉट नहीं है। ठीक, और अंग्रेजी के अनुसार आपका दूसरा उत्तर होगा, हिंदी के अनुसार कुछ हो नहीं। 8वां देखिएगा। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर, क्या करवाकर? अंतःक्रिया। और अंतःक्रिया लेव वाइगोत्स्की दिया है ना जी, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। कहते पेटों को बोटी हमर बचाइएगा। हाँ, अपन अनाज खा रहे हैं तो खिलेबो तब ना ढेर डिगाएंगे, जहाज नियर डिग करके खाएंगे। आइए देखिए, करिकुलम गोल्स इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एम्फेसाइज यानी पाठ्यचर्या कैसी? प्रगतिशील शिक्षा। पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देता है। कौन सा? द बेस्ट पॉजिटिव है। ठीक, रटन रट्टा मार, सत्ता के प्रति अनुकूल यानी कि एक टीचर हिटलर हो जाए, सत्ता स्वामित्व। तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली रहा कहाँ? सत्ता वगैरह, अथॉरिटी माने टीचर के हाथ में हो जाए क्या, या एक विशेष बच्चे के हाथ में हो जाए? गलत ना। प्रत्यास्मरण यानी रट्टा मार, रिकॉल एंड ड्रिल, कभी नहीं लेगा उत्तर। आलोचनात्मक चिंतन जिसे विश्लेषणात्मक चिंतन या विवेचनात्मक चिंतन जिसे क्रिटिसाइजेशन यानी अपसारी चिंतन, गुण एवं अवगुण को जानना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। 3 विल बी द राइट आंसर। यानी बच्चे का हो चहुमुखी विकास, यही है जॉन डीवी की प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत निम्न से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को क्या
आपकी भावना, आंतरिक भावना, और जब हो आपकी अपनी, हाँ, आपकी जो अपनी हो, तो उसे कहते हैं हम अंतः व्यक्तिक बुद्धि। क्या फंस तो नहीं रहे हैं? आंतरिक को अंतराव्यक्तिक कहते हैं, अंतराव्यक्तिक, और साथ ही साथ अंतः व्यक्तिक भी बोलते हैं। सुने कुछ दोस्त, फिर सुनिए। जब हम अपनी भावना, इच्छा आदि का ख्याल रखते हैं तो वो होता है इंट्रापर्सनल। उसको क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल, अंतःव्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक, अंतरा। और जब दूसरे की भावना, इच्छा आदि का ख्याल रखते हैं तो वो होता है अंतरव्यक्तिक। अंतर, बात कुछ समझे? अंतरव्यक्तिक। और अंतरव्यक्तिक को कहा जाता है इंट्रापर्सनल। क्या? इंट्रापर्सनल। अरे बाबा ये क्या है? ये देखिए, दूसरा में इंट्रा दे दिया है, इंटरपर्सनल होता है अंतःव्यक्तिक का इंग्लिश, इंटरपर्सनल, अर्थात खुद का। According to Howard Gardner theory of multiple intent, which of the following refers to the ability to discriminate complex inner feeling? Inner यानी आपका अपना, आंतरिक। तो इनर है तो इंटरपर्सनल, और जब दूसरे का आउटर होगा, आउटर, तो उसे इंट्रा बोलते हैं। इंट्रा बोलते हैं। इंग्लिश में एकदम सेम लगेगा, लेकिन आपको हिंदी में पलट के, इस बार मैंने फिर कहा था, पहले भी वीडियो में बताया है कि इंग्लिश में जितना भी लिया है इसका सबका उत्तर गलती गया है इंग्लिश में, क्योंकि इंटर को इंट्रा बना दिया सीटेट के महानुभावों, विशेषज्ञों ने। नहीं समझ में आया? टोटल सेट को उल्टाइए। अंतराव्यक्तिक का अंग्रेजी होता है इंटरपर्सनल और अंतरव्यक्तिक का होता है इंट्रापर्सनल। कुछ समझ में आई बात? चलिए, समझे तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो फिर मेरे सबसे प्रिय अच्छे वाले स्वीट रसगुल्ला। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ उत्तर होगा 11 नंबर। असर्शन दिया गया है। क्या है? असर्शन। असर्शन यानी कि कथन दिया जाता है। आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन दे दिया, और फिर जो है ना उसी के पक्ष या विपक्ष में रीजन दे देगा, रीजनिंग, आर, यानी कि रीजन मतलब आर, और तर्क वितर्क। और फिर एक भी चीज़ यह पूछ लेगा, क्या ए स्टेटमेंट का व्याख्या आर करता है, या आर स्टेटमेंट का व्याख्या ए करता है कि नहीं करता है। आइए दोस्त, देखते हैं दोनों सही है या दोनों गलत है, या कौन सही है कौन गलत है। पहले तो यह, कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल, वातावरण, सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम बहुत अच्छी बात है। कक्षा में लिखा रहता है, क से कबूतर, फोटो बनी रहती है, तरह तरह की फोटो बनी रहती है, और क ख ग घ, हाँ, मानव का मतलब हेड, थ्रोट, गला, टमी, स्टोमक, पेट, मतलब फोटो वगैरह पहली कक्षा दूसरी कक्षा में आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल में बना रहता है। तो वो क्या है? प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट, प्रिंट समृद्ध वातावरण, माहौल। एकदम सही है। ज्ञान का सृजन करता है, बच्चे को क्रिएटिव बनाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बनाता है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकारी वातावरण यानी उपकारी वातावरण का मतलब बच्चे जिससे सीखते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब सहायक वातावरण। क्या? उपकारी वातावरण मतलब सहायता करने वाला वातावरण, कंड्यूसिव। तो बच्चे को मदद करने वाला वातावरण दीजिएगा। वैसा टीएलएम का प्रयोग करना, भाषा की शिक्षण विधि का प्रयोग करना, प्रिंट समृद्ध वातावरण का क्रिएशन करना, ये सब तो अर्थपूर्ण ही न होता है भाषा विकास में, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। तो कितनी बेहतरीन तो बात है। और यह आप देखिए, क्या प्रिंट समृद्ध वातावरण के अंतर्गत नहीं आ जाता है? तो दोनों सही है। और ए जो है, ए अच्छा, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। उपकारी वातावरण में सब कुछ आ जाएगा जो भी सहायता करेगा, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण भी। तो आर व्याख्या करता है ए की, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 1 नंबर विल बी द राइट आंसर। आइए इंग्लिश में देखिए। असर्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ गुड स्टेटमेंट। रीजन,
conducive state environment plays a meaningful role in language development. conducive जो भी सहायता करने वाले हैं, चाहे वह प्रिंट समृद्ध माहौल हो, चाहे वह अच्छे अच्छे वातावरण का विकास करना, यानी कि TLM मटेरियल का यूज करना, भाषा के शिक्षण का तरह तरह का शिक्षण विधि का प्रयोग करना, सबको तो कंड्यूसिव ही कहेंगे और सबको प्रिंट एंड रिच एनवायरनमेंट ही तो कहेंगे। तो दूसरे विकल्प में पहला विकल्प घुस गया, यानी सही व्याख्या करता है आर ए की। 1 नंबर उत्तर होगा। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिला के लिए उपयुक्त मानती है। अब देखिए दोस्त, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतर, डैश शब्द का प्रयोग बोले तो आप जानते हैं, ए ब्लैंक चेक, इधर आओ, ब्लैंक चेक, ए ढकरा पैदा लिया है पठवा। तो लड़के लिए एक विशेष जैविक शब्द का प्रयोग करते हैं जो लड़कियों में अंतर को पैदा करता है। हाँ कि रे क्या वो बुतरू छोतरा रे, अरे हमरा तो दूगो पठवा है, दूगो पाठा है, एकदम खाली ब्लैंक चेक है। बोलते हैं ना जी, अंतर उत्पन्न होता है ना जीवों में, जैविक में। तो लिंग के आधार पर यह चैप्टर कहाँ से दिया है, तो जेंडर से दिया गया है। यह चैप्टर आपको दिया गया है लिंग पूर्वाग्रह से, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, लिंग पूर्वाग्रह या लिंग रूढ़िवादिता। तो आप पढ़े प्रश्न को, देखें चारों विकल्प में कौन सा दवाई सूट कर रहा है। तो लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतर के लिए होता है, यानी अंतर वगैरह क्रिएट करता है। और डैश शब्द का प्रयोग तो जेंडर का प्रयोग, यानी जेंडर मतलब, जेंडर माने वही लिंगे होता है जी। जेंडर का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिला के लिए उपयुक्त माना जाता है। पुरुष के लिए कि तुम गृह विज्ञान कब बनाओ, तुम पढ़ो तो होम साइंस ले लो, और तुम लड़का हो तुम ले लो क्या, मैथ साइंस। गे किरनी, नहीं, जमाना खराब है, पटना जाके तुमको नहीं भेजेंगे, गे कुछ ऊंच नीचे हो जाएगा तो समाज में नाक मेरी कट जाएगी। हाँ रे छंगुड़िया, पटना जाएगा बेटा, तुम दिल्ली चले जाओ, कोटा चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा साइकिल चलाना है, गया नूतनिया गया ननकी, नहीं बेटी दुनिया समाज में देखते की बोलते गे जींस पिन में, नहीं। तो जेंडर के आधार पे हम अपनी बच्चियों को रोकते हैं, जेंडर के आधार पे हम करते हैं पूर्वाग्रह, और एक पुरुष और महिला के लिए उपयुक्त होता है, किसमें, लिंग के पूर्वाग्रह में। तो 1 नंबर उत्तर होगा। बात कुछ समझ में आई। लैंगिकता नहीं चलेगा, लैंगिकता यार सबसे सूटेबल कौन है, 1 नंबर। बाकी विकल्प भी आपके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन यही तो है सीटेट का तिलस्मी खेल। कोई 100% पास, कोई 90, 40, 30 और 20% फेल। यही है तिलस्मी खेल। नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा, मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम। ठीक है जी, अलग अलग भाषा के पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक दूसरा बच्चा उनकी भाषा को सुनेगा, जानेगा, तो बेहतरीन ढंग से रोचकता के साथ पढ़ेगा, उनकी भाषा को सीखने का भी प्रयास करता है। इसीलिए बहुभाषिकता है संसाधन, मल्टी लैंग्वेज में नॉट रुकावट, नॉट जटिलता, नॉट सिलेबस को कंप्लीट करने में भारी बाधा, अवॉइडनेस, हिंड्रेंस, ये सब नहीं होता है। इसे पॉजिटिव में लीजिए आप। किसको, मल्टी लैंग्वेज को, मल्टी कल्चरल क्लासरूम को। ओके जी दोस्त, प्रश्न पढ़िए। अब आप समझ चुके हैं बहुभाषी कक्षा के निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वाभाविक रूप से उपयुक्त होगा, सार्थक होगा। कौन सा सार्थक होगा, तो स्कूल को केवल उन्हीं छात्र को भर्ती कीजिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित, ये तो भेदभाव कर रहा है। अरे सबके लिए स्कूल है, समावेशी कक्षा है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित, यानी एनकरेज करके उन्हें प्रयोग करने का अवसर दीजिए। देख रहे हैं, दूसरा नंबर देखते उत्तर मिल रहा है। एक अच्छा शिक्षक शिक्षिका कौन है,
जो प्रत्येक बच्चे की भाषा को सम्मान करता है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिक विभिन्नता का ख्याल रखता है, बहुभाषिकता का ख्याल रखता है। यानी बच्चा तोतली जुबान में बोल रहा है, जिस मातृभाषा में बोल रहा है उसको उसी भाषा के अनुसार से बोलने की स्वीकृति दीजिए। उनकी योग्यता भाषा के आधार पर उनकी भाषा का सम्मान कीजिए और उनको भाषा प्रयोग करने के अवसर प्रदान कीजिए, अपॉर्चुनिटी प्रदान कीजिए दोस्त। क्यों नहीं होगा दूसरा उत्तर। 3 नंबर, शिक्षक को उन छात्रों को दंड वगैरह गलत, धारा नंबर 17 के तहत जेल होगी, RTE 2009 के तहत। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही, एकदम स्कूल जो नियम जो भाषा दे दिया उसी की तरह, एकदम अंग्रेजी में बात करो, संस्कृत में बात करो। अरे महाराज कहता है मातृभाषा होनी चाहिए प्रथम भाषा पढ़ाने की। चौथा विकल्प गलत, आंसर आपका मिल चुका है। दूसरा, कौन सा कथन मूल्यांकन? मानकीकृत परीक्षण लीजिए, मानकीकृत आ गया ना, मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड टाइप का जो ऑथेंटिक होता है वैसा परीक्षण है ना जी दोस्त। तो यह छात्रों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। अरे अपसारी चिंतन को अमानकीकृत बढ़ावा देता है, यानी बाह्य जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न। और ये जो पूछ रहा है ना किताबी जीवन से जुड़ा हुआ है। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचा, क्या है सख्त ढांचा, संरचना पर आधारित है। यही तो निगेटिव है और निगेटिव ही तो क्वेश्चन है और निगेटिव ही तो आंसर होगा। सेकंड विल बी द राइट आंसर। किनको हुआ प्रॉब्लम? क्या करात दर्द हुआ हो? कटीटा बुचीटा नटीटा पटपटीटा देवरा मास्टर से बतियाइए तनी। मिश्रा जी नहीं बुझे मानकीकृत, हम क्या बोला हूँ, ऑप्शन में रहेगा तो छुइएगा भी मत। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया मानकीकृत स्टैंडर्ड ऑथेंटिक। तो मानकीकृत प्रगति पत्रक भरने के लिए होता है, योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट के लिए होता है, जहां नंबरों को देखते हैं, सख्त ढांचा। बाकी तीनों विकल्प देखिएगा पॉजिटिव होगा। यह अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक क्वेश्चन को तरह तरह के आंसर से सोचना, क्रिएटिव सृजनात्मक बनाना बच्चे का। अभिसारी नहीं, अभिसारी दिया रहता तुरंत 2 नंबर में मार देते अभिसारी। यहाँ कहता है मूल्यांकन के सख्त ढांचे। अरे यार आपकी कक्षा में मंदबुद्धि बच्चे भी होंगे, उसके लिए भी आप सख्त ढांचा अपनाइएगा। हैं देखिए ना, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स, रिजिड यानी कठोर टाइप का। वे अधिगमकर्ता की आवश्यकता और विविधता पर आधारित विविधताओं, देखिए कितना पॉजिटिव है, बहुविविधता के साथ पढ़ाना। तीसरा भी पॉजिटिव है, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। वाह। 4 नंबर भी, व्यक्ति की विभिन्नता पर्सनल इंडिविजुअलिटी होती है ना, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया हुआ था। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। 4 नंबर भी कितना पॉजिटिव है। वाह जी सीटेटर। यहाँ मैं करना चाहूँगा आपकी तारीफ, क्योंकि आपने क्या प्रश्न रखा है दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न रखा है, जबरदस्त। आई सैल्यूट टू एवरी पैनल ऑफ सीटेड बोर्ड्स विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। खाली स्थान को पूरा कर लिया करें। हाँ कहे कभी सुनेंगे तो आ जाएगा, कहाँ है DTA भागलपुर हो, कहेंगे बिहार किसान है जी, अपने दोस्तों की पहचान है जी। चलिए, निम्न में कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? आकलन असेसमेंट। हे मास्टर नहीं तो क्या ना अपनों बच्चों को टेस्ट लीजिएगा जो कि बढ़िया होगा। यह न चाहिए क्वेश्चन पढ़ो तो अब बुझे, क्वेश्चन समझ गए ना दोस्त, एकदम लट्ठी चोब लीजिएगा ऑप्शन का। अपना यही तो कमाल है कि हम समझेबे करते हैं ऑप्शनों के साथ कि ई कटते कहीं ना, ई कटते कहीं ना, ई कटते कहीं ना। आइए, मानकीकृत स्टैंडर्ड परीक्षण कहे थे ना नहीं लेने के लिए। ये केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, केवल प्रत्यास्मरण यानी रट्टाफिकेशन, रिकॉलिंग, मेमोराइजेशन, क्रैमिंग, रटंत विद्या पर आधारित। ये भी गलत। सिर्फ 7 साल के अंत में परीक्षा, ये तो योगात्मक होता है, उसे तो आप मानकीकृत कहोगे। यह भी गलत। आइए, जो बच गया वही उत्तर। कैसे? बच्चों के संप्रत्यय यानी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को नियमित प्रलेखिकीकरण, यानी नियमित रूप से बच्चे का साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, नंबर नहीं देते उसमें बच्चे की त्रुटि का पता लगा के बच्चे को सुधार करवाते हैं। और खुद एक टीचर सुधरता है कि मेरी शिक्षण विधि में कहाँ दोष हुई है, इसीलिए आकलन करते हैं। कैसा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे कहते हैं संकल्पनात्मक।
अर्थात निर्माणात्मक फॉर्म होता है ज्ञान का, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नंबर के लिए नहीं, रचनात्मक आकलन जिसे कहते हैं। अब दोस्त समझ में आई। और फॉर्मेटिव को ही कहते हैं अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए दोस्त, बहुत बेहतरीन। वीडियो को रोक करके एकदम देखिए ना आप, आपको 90% मैं CDP यहां से कवर कर दूंगा बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए। आइए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक, बढ़ावा दे रही है अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में। यह तकनीक क्या कहलाएगी? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में, यानी संज्ञान के कौशल में मददगार, बोले तो हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्किल को बढ़ावा देती है। अर्थहीन है? अरे नहीं यार, कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हमेशा इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतरीन है। अधिगम की गति को बाधित करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव तो एकमात्र फोड़ है। इंग्लिश में देखिए ना, अ टीचर ऑफन एनकरेज, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती है। वाह वाह बेटा, तुम कर सकते हो, शाबाश, यू कैन डू इट, नोबडी कैन स्टॉप यू, बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बच्चे को खोजने का, करने का, लर्निंग बाय डूइंग अवसर देती है एक शिक्षिका। और बेहतरीन शिक्षिका, बेहतरीन शिक्षक वही तो है जो बच्चे को करता है प्रोत्साहित, हतोत्साहित नहीं, डिस्करेज नहीं, प्रोत्साहित, उत्साहित। Students to describe the process which they used in solving mathematical problem in context of process learning. The strategy is called the helps in cognitive development skills. What will be the right answer? Next, समावेशी शिक्षा। क्या है समावेशी शिक्षा? जॉन डेवी ने दिया, लिखा पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी, समाज और विद्यालय, और कहा विद्यालय समाज का ही एक द्वितीयक समाजीकरण अंग है। तो समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? लीजिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है? प्रत्येक बच्चे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वह निम्न कुल के, निम्न जाति के बच्चे हों या उच्च जाति के बच्चे, सबको एक ही इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाना, एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके, और सबका प्रगति का सम्मान करना, अर्थात प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो कौन कौन सा पॉजिटिव विकल्प है, ले लीजिए। तो सृजनात्मकता आएगी बच्चे में, यस आएगी। स्वलीन यानी कि ऑटिज्म, स्वलीन समझ रहे हैं, खुद ही बच्चा ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। यहाँ स्वलीन को स्वक्रियाशीलता बोलते, ऑटिज्म है ना साहब। देखिए ना, स्वलीन विकार नहीं है, स्वलीन विकार होता तब तो स्वलीन विकार होता है। ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है जानते हैं ना? एक बच्चा एक पत्ते को देखता है, किताब को देखता है, उसी में डूबा रहता है, किसी से बात विचार ज़्यादा नहीं करता है, यानी कि खुद से ही, खुद में ही डूबा रहने वाला बच्चा स्वलीन संबंधी विकार से ग्रसित है। और यहाँ स्वलीन का मतलब समझिए आप, स्वलीन का मतलब है खुद ही अपने आप में, चिंतन में, पढ़ने में डूबा रहने वाला बच्चा। अधिगम विकार स्तर मान रखती है, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। ये क्या? इंग्लिश देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम मेंटेन्स अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विथ। अच्छा जी, समावेशी कक्षा जो होती है, मानसिक रूप से जो चुनौतीपूर्ण बच्चा है उसके लिए भी न होता है, जो स्वलीन यानी कि विकार से संबंधित है उसके लिए भी न होता है, और जो अधिगम विकार है, बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई दृष्टि बाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई विकलांग है, दिव्यांग जिसको बोलते हैं, सबके लिए न होती है कक्षा। क्या समावेशी? क्या प्रश्न है, ओहो, चारों उत्तर होगा 4 नंबर। ओह माय गॉड, क्या प्रश्न है दोस्त। पढ़िए ना क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा रोकिए, खुद से देखिए 2-3 बार पढ़ के। सुकरात ने यूं ही थोड़े समस्या समाधान विधि अर्थात प्रश्नोत्तर विधि दिया कि पूरी जिंदगी मनुष्य जो भी प्रश्नों से लड़ता है, जूझता है, उसको 3 बार 5 बार पढ़े। ये देवराज सर और दूसरे मनोवैज्ञानिक का दावा है कि आपको 99% वो प्रश्न सॉल्व होता नजर आएगा, कुछ को छोड़ के एक्सेप्शन तो सभी जगह है। तो समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा में कौन ची आबै छै, के आब जाता है हो, रवा बुझनी कि ना।
समावेशी कक्षा में कौन कौन टाइपों के विद्यार्थी आ जाई, यह तो क्वेश्चन बटे हो, यह तो क्वेश्चन बा। चला बूझ गई नहीं तो बूझ गई नहीं, और नहीं तब तो ससुर जी से पूछ गई नहीं। और उत्तर, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, अक्षर और शब्दों को हटा देता है। मने देखिए, पढ़ रहे हैं बॉम्बे, BOMBAY, तो बच्चा डॉम्बे पढ़ने लगता है। क्या? डॉम्बे। 6 है, 6 5 4, तो इसको 954 पढ़ने लगता है। अर्थात 6 को 9, हर्षीकार को दीर्घीकार, हर्षुकार को दीर्घुकार, बी को डी। ऐसा बच्चे करते हैं जी शुरुआती दौर में। या प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट करता है, या फिर उल्टा कर देता है। वही बात, बी को डी, हर्षीकार को दीर्घीकार, हाँ, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? वाचन वैफल्य। अर्थात वैफल्य है कल्य। अरे क को सीटेट जितना भी सेट इस बार लिया है एग्जाम, फ को क कर दिया है वैफल्य वाले में। अब आप समझ गए, इंटरपर्सनल को इंटरपर्सनल कर दिया है। ठीक दोस्त, यहाँ पर डिसलेक्सिया दिया गया है ना। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, और बोलने वाला जो होता है ना भाषा संप्रेषण विकार, उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। फेज उड़ गया बच्चा का। और लिखने वाला डिस्ग्राफिया। 1 नंबर उत्तर। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य। परियोजना विधि क्या? एक होता है प्रोजेक्ट विधि, वही जॉन डीवी प्रोजेक्ट विधि, जैसे प्रोजेक्ट कार्य कहते हैं आप। हाँ जी, तो किसने आगे बढ़ाया? हेनरी, नहीं समझे? किलपैट्रिक हैं जी। और एक हो पेस्टोलॉजी, जिसने भ्रमण विधि दिया, पेस्टोलॉजी। चलिए, तो परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है, परियोजना पर कार्य करने के लिए उत्साहित है ना जी दोस्त। चलिए तब बढ़ते हैं। अभिसारी समाधान को खोज कर लाती है। मौलिक एवं अभिसारी समाधान, ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? स्वकेंद्रियता, सृजनात्मकता, बाह्य अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक विलंबता। यहाँ हमारा होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। बिंदु इज वेरी एंथुजियास्टिक टू डू प्रोजेक्ट्स ऑन हर ऑन, यानी स्वक्रियाशीलता, सृजन करता है ज्ञान का, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से। सी कम्स अप विथ ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? अपसारी चिंतन। कैसा चिंतन दोस्त? अपसारी। अब आप देखिए प्रश्न में क्या दिया है? अभिसारी। न मारिए मुँह आकर के, थुथुना फूला करके, हैं? अभिसारी दिया है, अपसारी ना होता है डाइवर्जेंट मतलब, इसीलिए तो अपसारी होगा तब सृजनात्मकता, और अभिसारी तो हो गया इन द बॉक्स, यानी एक प्रश्न का रट्टा मार उत्तर, उसको अभिसारी बोलते हैं। तब सृजनात्मकता कैसे आएगी? तुरंत हम इसको देख लिए अभी, तुरंत डाइवर्जेंट दिया गया। कन्वर्जेंट मतलब होता है अभिसारी। सृजनात्मक वाला प्रश्न उसे कहते हैं डाइवर्जेंट, यानी कि अपसारी। 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आंशिक दृष्टि वाले जो भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं, निम्न में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? ठीक, तो कहता है बड़े प्रिंट में छपे। अब देखिए बच्चे को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, तो आप बड़ा बड़ा प्रिंट वाला उसको दीजिएगा कि नहीं पुस्तक। अच्छा, 3D क्या होता है? 3 आयामी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, जिसको छू के भी बच्चा जो है ना, स्पर्शियात्मक जिसे कहते हैं चित्र, तो यह भी होगा हमारा चार्ट वगैरह, मतलब 3D आयामी वाले छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक। बताइए, छोटा छोटा छपा हुआ है, बच्चे को तो और देखने में प्रॉब्लम होगी ना, है कि नहीं? मानते हैं ना ऐसा? सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं, वाक यानी बोलने में परिवर्तित करते हैं। और टेप रिकॉर्डर, CD वगैरह, ये सब क्या करता है? एक बच्चे को सुना करके मदद करता है। तो 1, 2 और 4, यानी कि दूसरा उत्तर होगा। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने में निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है, इफेक्टिव नहीं है?
तो संप्रत्यय नक्शे के निर्माण में बच्चे की सहायता, तो बच्चे की सहायता करते हैं यानी कि पाठ निर्माण, ढांचा निर्माण या सहयोग देते हैं, यह तो सही है। पूछ रहा है नहीं कौन सा है। बच्चे की स्मृति सहायक विधियां यानी न्यूमोनिक्स, हाँ, और खंडीकरण यानी कि खंड खंड करके विश्लेषण करके, तो विश्लेषण करवा के भी बच्चों को खंडीकरण करवा के सिखाते हैं, सही है। बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल यानी नहीं भी समझ रहे हो एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से उसको छाप लो, रट्टा मार उत्तर बना लो, तो तीसरा ही तो गलत होगा और यही तो उत्तर होगा। बच्चों को अपने सहयोगी के साथ बैठकर, यह तो सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग है, यह तो पॉजिटिव उत्तर है। तो हमारा उत्तर होगा तीसरा जो नेगेटिव है, और यही नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा है। निम्न में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान अर्थात प्रोसीड्यूर नॉलेज अर्थात लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देगा? हाँ, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? रट्टा मार। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? रट्टा मार। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या क्या है? तो अलग अलग अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग के तहत बच्चे सृजनशील उत्तर देंगे। तो कैसे नहीं तीसरा उत्तर होगा? अरे अलग अलग तरीका 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का। कोई बच्चा मटर के दाने से, कोई अबेकस से जोड़ेगा, कोई उंगली पे जोड़ेगा, कोई लकीर चिचड़ा पाड़ के जोड़ेगा, और कोई बच्चा जोड़ करके जोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब रट्टाफिकेशन चलती है। तीसरा ना अपसारी चिंतन है यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षा? वेधन और अभ्यास यानी ड्रिल वाला, प्रैक्टिस वाला। तो जैसे एक मशीन बार बार ड्रिल करती है एक ही जगह, तो एक ही क्वेश्चन को बच्चे को याद करवाते रहिए, अभ्यास करवाते रहिए, तो हो गया ना रट्टा मार, इसीलिए 1 नहीं लीजिएगा। चौथा है परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। बच्चा सीख रहा है कितना कॉन्सेप्ट को, उससे मतलब नहीं है, परीक्षा के लिए पैदा लेना बच्चे का। गलत। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित न होता है जी, बाह्य दुनिया से जोड़ा जाना चाहिए। क्या? बाह्य दुनिया से, यानी कि अन्वेषण, खोजी होना चाहिए। सक्रिय ज्ञान का निर्माता, अन्वेषक, स्वक्रियाशीलता तभी तो आएगी जब बच्चा अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोजी विधि का उपयोग करेगा। खोज उन्मुखता, डिस्कवरी, टू विल बी द राइट आंसर। निम्न में कौन सा सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा करता है? यानी कि पॉजिटिव रूप से मीनिंगफुल लर्निंग कौन से विकल्प में बढ़िया बेहतरीन पढ़ाने लिखाने का उदाहरण है दोस्त? अधिगम पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। गलत। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं अधिगम में, और अर्जन में एक्टिव रहने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्विजिशन में जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को क्या करता है? सम्मिलित करता है, यानी बाह्य दुनिया का नॉलेज से जोड़कर विद्यालय के किताबी ज्ञान को पढ़ाना चाहिए। यही तो बोल दिया विकल्प ने, और उत्तर हो जाएगा। तीसरा, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल बोले तो कलम पेपर पेंसिल वाला टेस्ट यानी लिखित टेस्ट। गलत। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल शिक्षक द्वारा, शिक्षक भगवान है ना, काटिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? एक ही तरीके से बार बार बता रहे हैं। हाँ, तो अनुपूरक चिंतन, साधन, लक्ष्य विश्लेषण, प्रक्रियात्मक, ये सब पॉजिटिव है। फंक्शनल फिक्स्डनेस, मीन्स रेस्ट एनालिसिस, रिस्पॉन्स सेट, यस, अनुक्रिया समुच्चय अर्थात समस्या समाधान करने के संदर्भ में कोई बच्चा प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, समस्या का एक ही तरीका, तो एक प्रकार का समुच्चय होता है, सेट होता है प्रश्न को उसको सॉल्व करने का। तो बार बार बच्चा अटक जा रहा है, तो एक ही तरीके से बार बार वह समस्या को समाधान कर रहा है, तभी तो अटक रहा है, वो क्या कहलाएगा? तो अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स लेना यानी अनुक्रिया करना, क्रिया अनुक्रिया, बाकी विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा।
चूँकि अनुपूरक, एनालॉजी, एनालॉजी अर्थात चिंतन करना, हाँ, विश्लेषण यानी एनालिसिस, ज्ञान का निर्माण होगा। फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, क्रिया करने वाला, फिक्स्डनेस। दूसरा उत्तर, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं, माने कोई एक निश्चित कार्य पर खंड खंड में बांट के छोटे छोटे कार्य पर लगे हुए हैं। अच्छा जी, माने समूह में काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे कार्य वगैरह में लगे हैं समूह में। तो ये क्या है? रचनात्मक यानी क्रिएटिव, बोले तो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जिसके समर्थक जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग वगैरह हैं ना, कि बच्चे पूर्व ज्ञान से निहित होकर के लैस होकर विद्यालय आते हैं। संरचनात्मक उत्तर होगा। व्यवहारवादी क्यों नहीं होगा? बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी हैं स्किनर, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, आपके वाटसन, आपके आईपी पावलाव। और ये कहते हैं व्यवहारवादी कि बच्चे होते हैं कोरिसलेट, रीते बर्तन यानी कि खाली बर्तन। तो बच्चे खाली बर्तन होते हैं, खाली स्लेट होते हैं क्या? आप तो वैसे भी व्यवहारवादी नहीं मानिएगा, बिहेवियरिस्ट। मनोविश्लेषण वही सिगमंड फ्राइड वाला बात, प्रतिपादक, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। चलिए, संरचना करता है बच्चा ज्ञान का, चूँकि बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में प्रोजेक्ट वगैरह पर काम कर रहे हैं। दूसरा उत्तर, तभी तो ज्ञान का निर्माण होगा ना दोस्त। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य के आरंभ, लक्ष्य कोई एम हो गया, उसको आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है। तो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति है, यानी वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी है, अर्थात टॉप से बॉटम विधि है। टॉप से बॉटम यानी उच्च चरण से निम्न चरण में जाने की प्रक्रिया होती है ये, ठीक। कहता है एनालॉजी, अनुरूपक, एल्गोरिथम, कलन विधि, वही जॉन नेपियर का। न्यूमोनिक्स, स्मरण सहायक विधि, ये तो बता ही दिए न्यूमोनिक्स क्या होता है। जैसे बेजाने ही पिनाला, जैसे मित्र पर गमछा झाड़, यानी कर्क रेखा से 8 जो राज्य गुजरते हैं, तो उसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र यानी मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। तो ये सब ट्रिक आपके न्यूमोनिक्स यानी स्मरण सहायक विधि कहलाते हैं। यहाँ आपका दूसरा उत्तर होगा वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, अर्थात पूर्व अनुभव से जोड़ करके ज्ञान को चलाना। समस्या समाधान के वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके पीछे की तरफ यानी पूर्व ज्ञान, पूर्व स्कीमा, पूर्व अनुभव से जोड़ते हैं। 2 विल बी द राइट आंसर। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो गलतियां करना बहुत पॉजिटिव चीज़ है। थॉर्नडाइक ने दिया त्रुटि एवं प्रयास, एरर एंड ट्रायल मेथड, एरर एंड ट्रायल, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो क्या शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने यानी अवधारणा, प्रक्रिया, प्रत्यय की, कॉन्सेप्ट की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है, और फिर गलतियों को समझ करके एक विद्यार्थी के साथ चर्चा करते हैं। तो पॉजिटिव तो 4 ही नंबर होगा ना दोस्त। गलतियां क्या हैं? हमने आपने जोड़ने घटाने में, पैचों वाला हिसाब सीखने में कितनी गलतियां की थी। यह संसाधन होता है सीखने में सहायक, त्रुटि बाधा वगैरह नहीं। उन्हें कक्षा में महत्व देना नहीं चाहिए। बाल केंद्रित कानन शिक्षण प्रणाली, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहिए, गलत। तीसरा, उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठना चाहिए। भेदभाव करना, सेपरेट करना, अलग करना, ये सब गलत होगा दोस्त। 4 उत्तर होगा। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बनने के लिए यानी इंट्रिंसिक देना चाहता है मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, हाँ। और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, जैसे दंड देना, जैसे पुरस्कार देना, नंबर वगैरह बढ़ा के दे देना, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी समाज ने बनाया है इसलिए बाह्य कहलाएगा। और दिया किसने? क्लार्क लियोनार्ड हल ने, CL हल ने, है ना जी। हल ने प्रबलन का सिद्धांत, अब ये रीइंफोर्समेंट, सबलीकरण या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। हल ने चालकता का सिद्धांत, अंतर्नोद प्रनोद का सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी दिया। अंतर्नोद या प्रनोद या चालकता का सिद्धांत कहते हैं। चलिए जी दोस्त, एक शिक्षक छात्र को आंतरिक रूप से दुश्चिंता और भय पैदा करके, आप डरा रहे हो साहब बच्चे को,
उल्टे आप बच्चे में भय पैदा कर रहे हो, क्यों होगा उत्तर? आंतरिक प्रेरक कैसे होगा? प्रतिस्पर्धा कभी नहीं लीजिए। कंपटीशन वगैरह हमारे समाज ने बनाया, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा है। व्यक्तिगत नैपुण्य, लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग करना। बच्चे का जो लक्ष्य है, एम है, उसमें मदद करवाइए, मदद कीजिए बच्चों को, तभी बच्चा जो है आंतरिक रूप से निपुण होगा। चौथा, वास्तविक इनाम, इनाम टॉफी ये सब क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा। 3 नंबर उत्तर है। नेक्स्ट एंड लास्ट, किसी विद्यार्थी की योजना बनाना यानी प्लानिंग, जांचना, मूल्यांकन करना और अपने ही अधिगम में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? देखिए, अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन। अधिसंज्ञान, संज्ञान में बातों को यानी जांचना, योजना बनाना, मूल्यांकन, ये सब क्या है? प्रत्यास्मरण, रट्टाफिकेशन, गलत। रटना, मेमोराइजेशन, गलत। अवधान यानी अटेंशन, अर्थात अवधान देना। तो यह तो आपका हो जाएगा गलत। अब आगे है चौथा विकल्प, अधिसंज्ञान। आप समझिए ना, कॉग्निटिव का, कॉग्निशन का क्या हो जाना? बढ़ोतरी। और 4 नंबर हमारा उत्तर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।